बात कर रहे हैं उस महायुद्ध की जिसमें कि अब 2 हफ्ते का सीजफायर भी हो चुका है। इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो चुके हैं और अब बारी है दूसरे राउंड की बातचीत की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि उनकी नेवी पूरी तरह सतर्क है और ये नाकेबंदी सिर्फ ईरान जाने वाले जहाजों पर लागू है। इस बढ़ते टकराव के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ तेहरान भी पहुंच चुके हैं, जहां वो अमेरिका का संदेश लेकर दूसरे दौर की बातचीत की जमीन तैयार करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या समुद्र से उठी ये चिंगारी पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक देगी। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको 24 घंटे के बड़े अपडेट्स बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, ये तमाम 24 घंटे के बड़े अपडेट्स हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रैट पर तनाव लगातार जारी है। अमेरिका का दावा है 48 घंटे में कोई जहाज ईरानी पोर्ट नहीं पहुंचा है। ये दावा ईरान कर रहा है, माफ कीजिएगा, अमेरिका कर रहा है। 9 जहाजों को लौटाया गया है। एक तरफ पहले नाकाबंदी जो है वो सिर्फ ईरान ने की थी, अब अमेरिका ने भी कर दी है। ईरान की क्या चेतावनी है? नाकेबंदी जारी रही तो बड़ा कदम, रेड सी, ओमान सागर, पर्शियन गल्फ में व्यापार रोकने की धमकी अब ईरान ने दे दी है। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये पूरे वैश्विक बाजार के लिए बड़ा खतरा है। लेबनान में देखिए कितना नुकसान हुआ है, तकरीबन 2000 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है, 7000 प्लस लोग घायल हैं। इजरायली हमले अभी भी जारी है। इजराइल की पूरी तैयारी है। यूएस ईरान न्यूक्लियर बातचीत, प्रगति के संकेत 21 अप्रैल से पहले समझौते की कोशिश। पाकिस्तानी डेलीगेशन तेहरान पहुंचा है, यानी कि जो सेकंड राउंड की बातचीत है उसकी भी अब तैयारी हो चुकी है। और बिसात बिछा रहा है कौन? पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। इजराइल का बड़ा ऑपरेशन क्या है? 24 घंटे में 200 प्लस ठिकानों पर हमला कर चुका है इजराइल। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला निशाने पर है। पूरे खात्मे की तैयारी है इजराइल की और वो लगातार अपने ऑपरेशन में लगा हुआ भी दिख रहा है। और हॉर्मुज़ का भंवर, इसे आप समझिए कि ट्रंप कैसे अकेले फंसे। ये जो हमने आपको ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, चाहे ब्रिटेन की बात करिए, ब्रिटेन हो, और देखिए तमाम जो 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सीधे सीधे ट्रंप के पीछे से साथ से हट चुकी हैं। देखिए ये तमाम, वो आसियान की आप बात करिए, नाटो की बात करिए, ब्रिक्स की बात करिए, ओआईसी की बात करिए, सबने साथ छोड़ दिया है ट्रंप का। और जहां से ट्रंप ने रेजिम चेंज का नाम लेकर के शुरुआत की थी, उससे लेकर के अब ये जर्नी जो यहां तक पहुंच गई है, ट्रंप अब अकेले नजर आ रहे हैं। और देखिए इसी पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी की भी मौजूदगी है, आप भी रणनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सर लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले अनुज माथुर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम लगातार इस पर चर्चा करते आए हैं और एक बार फिर से मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब जब तेहरान में पूरी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है सेकेंड राउंड के बातचीत की, आपको क्या लगता है कि ये जो सेकंड राउंड है वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इस महायुद्ध के बीच में? जय हिंद। देखिए, किसी भी प्रकार की एक हेल्प जो कि इस संघर्ष को रोक सकती है, वो मेरे हिसाब से वेलकम होनी चाहिए। जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान अभी भी जो असीम मुनीर गए हैं ईरान में या शहबाज शरीफ गए हैं सऊदी अरब में, उनको एक एजेंडा के साथ उनको एक लेकर के अमेरिका के द्वारा भेजा गया है और वो अमेरिका का पॉइंट वहां पर ले जा करके तय करने वाले हैं। जहां तक सवाल न्यूक्लियर का है, देखिए आपको एक बात साफ होनी चाहिए, ये बात हम कई दफा कर चुके हैं कि अमेरिका यहां से एक स्पेस सेविंग ऑफ रैंप ढूंढ रहा है। और वो फेस सेविंग ऑफ रैंप सिर्फ यही हो सकता है कि वो अपने जाकर के अपने देश में कह सके कि मैंने ईरान को अगले 25 साल के लिए खत्म कर दिया। 20 साल तक के लिए उन्होंने इस बात पे हस्ताक्षर कर दिए कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं करेंगे, न्यूक्लियर संवर्धन नहीं करेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैंने खुलवा दिया। जब तक ये नहीं होगा तब तक मेरा मानना है कि ये अमेरिका किसी भी प्रकार से अपनी विक्ट्री को डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर वो है तो यही मैसेज लेकर के असीम मुनीर ईरान गए हैं कि भाई आप इस बात पे थोड़ा अपने टोन डाउन करिए। जो हालत स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई शुरू होने से पहले थी, खुला हुआ था कोई उसमें, तो सिर्फ आपको ये करना है कि स्टेटस को में आप चले जाइए और
ये कहीं ना कहीं आपकी विक्ट्री दिखाएगा कि आप जीत गए। आपने अमेरिका को बाध्य कर दिया बात करने के लिए, और अमेरिका किसी प्रकार से आपने कोई भी कंसेशन नहीं दिया। जहां तक सवाल न्यूक्लियर का है, वो तो ईरान पहले भी 27 तारीख को भी अपने उसमें मानने को तैयार था। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये मैसेज गया है। और जो क्योंकि जब तक आप दोनों कोई कॉमन ग्राउंड नहीं ढूंढेंगे, तब तक शांति की संभावना मेरे हिसाब से बहुत कम है। जी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इशू इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक वार्ता में या दो वार्ताओं में या तीन वार्ताओं में इसका पूरा सोल्यूशन निकल करके आ जाए और पूरी शांति हो जाए, वो संभव नहीं है। इस जी। कॉम्प्लेक्स इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगेगा। और यही बात है, पहली बार बात हुई, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हुए, अब दोबारा बात होगी, उसके बाद कुछ और टोन डाउन आपका होगा, टोन डाउन उनका होगा। शायद सीज फायर को एक्सटेंड किया जाए 3-4 हफ्ते से या 2 हफ्ते से, और फिर आकर के और दोबारा बातचीत की जाए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वार्ता वार्ता की सफलता इसमें है कि वार्ता हो रही है, ये भी एक सफलता का लक्षण है। जी। ठीक क्योंकि कहा आपने। पिछले कई सालों से कोई बात ही नहीं हो रही थी। हाँ, तो ये मेरा कहना है। तो मेरा मानना है कि इसमें से कंक्रीट कुछ निकल के आए या पूरी तरह से युद्ध समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर वार्ता हुई तो उस वार्ता में कुछ और डेलिब्रेशन करके, कहीं और आप थोड़ा अपने को टोन डाउन करके और आगे की वार्ता के लिए मार्ग को प्रशस्त बिल्कुल करेंगे। ठीक कहा माथुर सर आपने कि जब इतना लंबा युद्ध खिंच चुका है तो एक दो राउंड्स में तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, इतना आसान नहीं है। अभय कार्की सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहले देखिए ब्लॉकेड जो था वो ईरान ने कहीं ना कहीं दादागिरी दिखा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, अब अमेरिका ने भी ब्लॉकेड कर दिया, और इसको हम अब तक इस तरीके से इसका आकलन कर रहे थे कि प्रेशर डालने की कोशिश है ईरान पर, क्योंकि सेकेंड राउंड की बातचीत होगी तो हो सकता है कि इस प्रेशर की वजह से ईरान का टोन डाउन हो जाए। लेकिन अब ईरान तो 3 समुद्री रास्ते बंद करने की चेतावनी दे रहा है। अगर ये समुद्री रास्ते बंद होते हैं तो ये तो और बड़ा खतरा हो जाएगा विश्व के लिए। कैसे आप इस चेतावनी को और ईरान की धमकी को देखते हैं सर? देखिए, जैसे पहले जनरल साहब ने भी बताया है कि ये बात करने में किसके पास कितने पत्ते हैं और किसकी कितनी मजबूत स्थिति होती है बातचीत की टेबल पहुंचने से पहले। अगर आप पहले का आप देखें, 28 फरवरी से पहले की जो बातचीत हो रही थी उसमें जो मुख्य बातचीत का था मुद्दा वो था न्यूक्लियर, और उसमें ईरान ने कुछ चीज़ें मान भी ली थी। वो कुछ नहीं हुआ, अटैक हो गया। जब दूसरी बात आई, जब दूसरी बैठक हुई, उसके पहले ईरान ने जो था 2 और शर्तें मजबूती से अपने पत्ते पकड़ लिए थे। एक तो हॉर्मुज बंद कर दिया और दूसरा लेबनान की जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो अमेरिका को जहां पहली बातचीत में सिर्फ न्यूक्लियर पे डायरेक्ट बात करना था, अभी उसको पहले के 2 ऑब्स्टिकल और हटाने पड़ रहे थे। एक तो लेबनान का मामला था और दूसरा था हॉर्मुज को खोलने का। इस बार जब हम बैठ रहे हैं तो अगर आप देखिए तो ट्रंप ने अपने लिए एक पत्ता तो ले ही लिया है। उसने ईरान के बंदरगाह बंद कर दिया, बोला हॉर्मुज खुल गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो दोनों की अगर ये दंगल या कुश्ती है, उसमें दोनों ने टॉप पोजीशन ले रखी है और एक दूसरे की एडवांटेज को कम कर रहे हैं। और उस पर वो मेन मुद्दा फिर आएगा तो न्यूक्लियर पे ही, चाहे हम सबको पता है कि मेन मुद्दा है ऑयल, चाइना और डीडॉलराइजेशन। जहां तक लेबनान का सवाल है, लेबनान और इजराइल की लड़ाई बहुत पुरानी चल रही है। ये इस ईरान युद्ध से पहले की है, और इजराइल और हिजबुल्ला उसकी भी बातों के लिए अमेरिका ने अभी बैठक बैठा दी है लेबनान और इजराइल के बीच में। ये हमें समझना जरूरी है, हिजबुल्ला लेबनान नहीं है। अगर हम सही मानों में देखें, वो एक बहुत एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन है। ईरान का वो एक अंग है, शिया है, जो कि उसने ईरान के कहने पर वो कुछ फोर्स के अंडर आता है और वो इजराइल को तंग करने के लिए बैठा रखा है लेबनान में। लेबनान की अपनी आर्मी है, लेकिन उस आर्मी के हिजबुल्ला सुनता नहीं है। लेबनान की आर्मी इजराइल को अटैक नहीं कर रही है, हिजबुल्ला अटैक कर रहा है साउथ में बैठ के। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स पेचीदा चीज़ है, और इजराइल तब तक नहीं मानेगा जब तक वो हिजबुल्ला को मार के पीछे खदेड़ न दे लितानी नदी तक, और उस इलाके को बफर जोन ना बना दे। और यही बात वो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर से भी बातचीत में करेगा, क्योंकि सबको पता है कि
पैलेस्टीन की जो आर्मी है वो हिजबुल्लाह से कुछ नहीं करवा सकती, कुछ नहीं कह सकती। वो ईरान से डायरेक्ट ऑर्डर लेता है, ईरान उसको पैसे देता है, ईरान उसको हथियार देता है। और जब ईरान से 2 मिसाइलें लॉन्च होती हैं, हिजबुल्लाह से 100 मिसाइल और लॉन्च होती है, वो 102 बन जाती हैं। तो इसराइल और ईरान का बॉर्डर नहीं मिलता है, लेकिन हिजबुल्लाह की वजह से ईरान जो है इसराइल के ऊपर हमला करने की क्षमता रखता है। तो ये इसराइल और ईरान का हिजबुल्लाह एक अलग मुद्दा है। इसको ट्रंप इस बार भी बोलेंगे कि इसको अलग रखो, हम उनकी बात करा रहे हैं। ठीक है हॉर्मुज सर। तुम बंद करोगे, हमने तुम्हारे बंदरगाह कर दिए। अब जी। इसको लेके बात कर रहे हैं। अब क्योंकि इसमें शायद ईरान कच्चा पड़ जाए, तो उसने बाबल मंदेब का नाम ले लिया है कि मैं हूती से जो है आपका रेड सी बंद कर दूंगा। तो ये बातचीत चलती रहेंगी। मुख्य मुद्दा जो होगा, थोड़ी सी न्यूक्लियर पे इस बार बातचीत होगी, एक्सपर्ट्स का और बातचीत होगा, और ये सीज फायर दोबारा बढ़ जाएगा जब तक कि दोनों साइड्स अपने जो मैक्सिमम पोजीशन है उससे थोड़ा नीचे आते आते एक हाथ मिलाने की स्थिति में नहीं आ जाएंगे। क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा है, और जो मार ईरान ने खाई है वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है। दोनों फिलहाल अपने अभी जख्मों को भर रहे हैं, और दोबारा अगर युद्ध होता है उसके लिए अपने अपने अस्त्र और शस्त्रों को, वो भंडार को पूरा कर रहे हैं। एक कैरियर ग्रुप अभी अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से आ रहा है। अमेरिका भी अपनी फौज को इकट्ठा कर रहा है, वैसे ही ईरान भी अपने जो यानी कि सर ये जो टाइम है, जो वक्त है सीज फायर का, क्या इसे मिलिट्री रिपोजिशनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर? ये तो जायज़ बात है। हमें कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि सीज़ फायर को समझ के बोलेगा मैं कुछ नहीं करूँगा। सबको पता है सीज़ फायर हो भी सकता है कंटिन्यू, सीज़ फायर हो सकता है कि वो ख़त्म भी हो जाए। ईरान बोलता है, अमेरिका हमेशा टॉक्स के बीच में धोखा करता है। टॉक्स वार्ता जब होती है, उसके हमेशा उसने पिछली 2 बार ईरान के ऊपर हमला किया वार्ता के बीच में। तो ईरान तो अपने को रखेगा ये बार। और अभी अमेरिका जो है, क्योंकि वो ग्राउंड फोर्स नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि उसने जो ये ऑपरेशन एक कराया था इस्फहान के बाद, जिसमें उसके 2 हवाई जहाज, 2 हेलीकॉप्टर और कितने लोगों की कैजुअल्टी भी है, वो भी ये सोच रहा है कि मैं थोड़ा अपने को और मजबूत करूं, फिर इनको मैं डराता हूं, और इनके पावर प्लांट्स और ब्रिजेस के धमकी देके ईरान को मैं थोड़ा नीचे के पोजीशन पे लेके आऊंगा ताकि वो मान जाए। तो दोनों तरफ से जो है असला बारूद, अपनी फोर्सेस इकट्ठा करना, ये तो लाजमी है, ये तो मानी भी बात है। ठीक है आपने। माथुर सर देखिए, क्योंकि हम लेबनान का जिक्र कर रहे हैं, 1983 में लास्ट बातचीत हुई थी इजराइल और लेबनान के बीच में आमने सामने। उसके बाद अब कुछ दिनों पहले जो है बातचीत हुई है, लेकिन अभी भी इजराइल अपना ऑपरेशन चला रहा है। अभी भी उसने 24 घंटे के अंदर अंदर 200 प्लस ठिकानों पर हमला किया है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या लगता है सर कि क्या बातचीत सफल हो पाएगी? क्योंकि हम ईरान और लेबनान को अलग तो नहीं रख सकते, ये एक ही सर्कल में मौजूद हैं इस वक्त। आपको क्या लगता है कि जब लगातार इजराइल अटैक कर रहा है, इस सिनेरियो में किस तरीके से डील किया जा सकता है, अगर हम डिप्लोमेसी के काउंटर से समझे तो? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं कुछ चीज पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि एक मैसेज आया है लेबनान की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि आप अपने हथियार, अपनी मिसाइल, अपने ड्रोन, अपने आइडियाज और अपने ईरान को लेके यहां से निकल जाएं। ये उन्होंने हिजबुल्लाह के लिए कहा है। जी। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है कि अब जो प्रयास है, वो प्रयास ये रहेगा कि किसी प्रकार से जो लेबनान की सरकार और लेबनान है वो हिजबुल्लाह की पूरी तरह से खिलाफत करे। आपका ध्यान मैं दोबारा ले जाना चाहता हूं, जब ये युद्ध शुरू ही हुआ था, तो तब भी लेबनान को इस बात का पता था कि ये कहीं ना कहीं ये इधर भी हमले होने वाले हैं हिजबुल्लाह की वजह से। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम हिजबुल्लाह नहीं है और हिजबुल्लाह से हमें कोई लेना देना नहीं है। हिजबुल्लाह को, क्योंकि उनको मालूम था कि जो हमले उस पे होंगे उसका जो कोलेटरल है वो लेबनान के लोगों के ऊपर होता रहेगा। और वही बात अभी देखने की हो रही है। अब ये जो वार्ता चल रही है इजराइल और लेबनान के बीच में, इसमें यही एक तरीका निकाला जाएगा वहां से कि किस प्रकार से हिजबुल्लाह को और कमजोर किया जा सके। एक देखिए, मैं बात बताता हूं कि हिजबुल्लाह की ताकत आ रही थी ईरान से। अब आपने ईरान की ताकत इतनी कम कर दी है कि वो इस हिजबुल्लाह को और ज्यादा ताकत देने उस प्रकार से देगा। अभी भी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो देना बंद कर देगा, उस प्रकार से, क्योंकि हिजबुल्लाह, आईआरजीसी सब बहुत हाईली रेडिकलाइज्ड और बहुत ज्यादा अतिवादी विचारधारा के लोग हैं।
इनको इतनी आसानी से एलिमिनेट करना या हटाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने उनकी जो जो नली थी जिससे कि उनको सांस आ रही थी उसको काफी हद तक कमजोर कर दिया है। और अब आप जिस जगह पर वो हैं, जिसकी मेहरबानी से वो लेबनान में रह रहे हैं, हिजबुल्ला, उनको उनके खिलाफ कहीं ना कहीं वो आते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पे दबाव बनाने का प्रयास है। एक बात बिल्कुल साफ है, जब तक इजराइल को इस बात का पूरा भरोसा नहीं हो जाएगा कि उन्होंने हिजबुल्ला की उतनी ही दुर्गति कर दी है जितनी कि उन्होंने हमास की कर रखी है, तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है। ये मेरे हिसाब से मेरा आकलन ये कहता है। जहां तक सवाल अभी जो बाबल मंदिर की हमने बात करी और बाकी जो अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है, देखिए 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बताएं बाबल मंदिर कैसे बंद करेंगे? हूती से। हूती के पास वेरबदौल क्या है? कुछ मिसाइल्स, कुछ ड्रोन्स, कैसे उससे वो बाबल मंदेब को बंद कर देंगे? और जब वो बाबल मंदेब को बंद करने का प्रयास करेंगे, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की परिस्थिति है उससे यूरोप को, कुछ अफ्रीकन देशों को इतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही बाबल मंदेब के ऊपर दबाव आएगा, जो यूरोप का पूरा मध्य एशिया से, पश्चिम एशिया से, दक्षिण एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। तो जितने लोग अभी आपको लग रहा है कि अमेरिका से अलग हो रहे हैं और उसके खिलाफ, तो इस पर अगर दबाव आया तो वो लोग साथ आकर के इसको क्लियर करवाने का प्रयास करेंगे। ये उल्टा पड़ सकता है। दूसरी बात जो सुनने में आई है, कहां तक सच है ये मैं नहीं बता सकता आपको, वो ये है कि इस रेड सी का सबसे ज्यादा प्रभाव सऊदी अरब, यूएई और ऐसे देशों में पड़ेगा जो कि अपना जो व्यापार है उसको पाइपलाइंस के जरिए या तेल जिसके उसके जरिए नीचे ला करके और रेड सी के मार्फत उसका वो कर रहे हैं। 70 से 80 लाख बैरल प्रतिदिन की कैपेसिटी है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से सऊदी अरब की लाने के लिए। तो सऊदी अरब ने इस हूती को अपने आप जिस प्रकार से ईरान उसको पाल रहा था, उस सऊदी अरब ने हूती को अपनी तरफ लेने का प्रयास किया। शायद कोई इन्होंने ऑप्शन दिया हो कि भाई हम आपको इतने करोड़, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है सऊदी अरब के पास, तो वो भी संभावना है। इतना आसान नहीं होगा कि आप ओमान की खाड़ी को बंद कर दें या बाबल मंदेब को लाल सागर से सारा बंद कर दें। बहुत ज्यादा शक्ति है अमेरिका की नेवल फोर्सेस में, और वो अगर पूरी ताकत के साथ हूती के ऊपर ठीक है सर, बरस गए तो हूती का कुछ अता पता नहीं लगने वाला। बिल्कुल। हाँ, तो ये हाँ ठीक, ओके, जय हिंद। ठीक है सर, आप दोनों जुड़े रहिए हमारे साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपसे समझूंगी कि इस सब के बीच में चीन का कितना बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा मंडरा रहा है तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि टेंशन का सिग्नल है चाइना के लिए भी। इसको अपने पैनलिस्ट से समझेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की डेडलाइन 21 अप्रैल को खत्म होने से पहले दोनों देश किसी समझौते के करीब पहुंचते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, हालांकि अभी भी कई अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। इस बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असम मुनीर तेहरान पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने पहले ही ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि वो अमेरिका का संदेश लेकर पहुंचे हैं और ईरानी नेतृत्व के साथ आगे की बातचीत का रास्ता तैयार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीजफायर को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है ताकि बातचीत के लिए और समय मिल सके। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इसकी औपचारिक सहमति नहीं दी है। वहीं अमेरिकी पक्ष का कहना है कि ईरान के साथ अनौपचारिक बातचीत जारी है और अगले दौर की वार्ता पाकिस्तान में हो सकती है। अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि उसने अभी तक सीजफायर बढ़ाने का कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है। उधर लेबनान और इजराइल के बीच संभावित बातचीत को लेकर अभी भी हालात साफ नहीं है। लेबनान के एक अधिकारी ने कहा है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच किसी फोन कॉल या बैठक की कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। साथ ही वॉशिंगटन में राजदूतों की दूसरी संभावित बैठक को लेकर भी अभी तक कोई ठोस पुष्टि सामने नहीं आई है। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में दावा किया था कि इजराइल और लेबनान 34 साल बाद पहली बार बातचीत करेंगे, लेकिन इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये कूटनीतिक प्रयास किसी ठोस समझौते की ओर बढ़ेगा या फिर ये बातचीत भी अधूरी रह जाएगी। हमारे साथ हमारे दोनों स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर हमारे साथ हैं, अभय कार्की सर भी हैं। अभय सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि मैंने ब्रेक के पहले
चर्चा की थी चीन की। आप इस पूरे सिनेरियो में चाइना का रोल किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सर इट इज वेरी ऑब्वियस कि ऑलमोस्ट 80 से 90% जो ऑयल का इंपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही चाइना करता है, और इधर अमेरिका के लिए भी चाइना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो अमेरिका इंपोर्ट करता है चाइना से। तो इस बीच चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। जी, इसमें जो अमेरिका और चाइना की राइवलरी या प्रतिस्पर्धा है वो बिल्कुल सामने आ रही है। अगर बड़े दायरे में देखें तो अमेरिका ने चाइना पे थोड़ा दबाव डालने के लिए पहले वेनेजुएला का तेल उससे छीन लिया, क्योंकि वेनेजुएला भी वैसे ही अपना सारा तेल चाइना को देता था जैसे कि ईरान देता था। दोनों अमेरिका के सैंक्शन में थे। तो अमेरिका का जो कदम था, पहले वेनेजुएला का तेल को डॉलर पे लाया क्योंकि डी डॉलराइजेशन हो रहा था, और अब वो चाहता था कि ईरान का तेल जो है वो चाइना को जो युआन में या फ्री में जा रहा है उसको भी मैं डॉलर में कन्वर्ट करा दूं तो मेरे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि अभी जो यूएस का डेट है अगर डी डॉलराइजेशन हो गया तो अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया। जहाँ तक कि अभी ये लड़ाई शुरू हुई थी ईरान और इजराइल की, आप ऑप सिंदूर को भी अगर आप देख लें तो हमारे भी एयर चीफ साहब ने या वाइस चीफ ने बोला था कि हम दो देशों से लड़ाई कर रहे थे, हम एक देश से लड़ाई नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब यह था कि पर्दे के पीछे चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ इंटेलिजेंस, चाइनीज़ सैटेलाइट, चाइनीज़ असला, ये सब कुछ पाकिस्तान को मिल रहा था, और अपने उसके जो हथियार थे सिंदूर में सारे चाइनीज़ PL-15 मिसाइल से, उसके फाइटर्स थे, J-10 थे, उनका वैलिडेशन हो रहा था। वैसे ही ईरान में भी एयरफोर्स तो नहीं लेकिन उसकी एयर डिफेंस जो थी और बाकी जो उसके थे असले बारूद वो पूरा चाइनीज़ थे। और अभी परसों का ही जो US से एक लीक हुआ है कि चाइनीज़ सैटेलाइट्स जो थी वो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन जो थी ईरान को दे रही थी, तभी उनकी मिसाइलें इतना सटीक कर रही थी। और जैसे पहले भी आया था सोडियम पेट्रोक्लोराइड और ये बाकी चीज़ें, जो प्रोपेलेंट है, जो टेक्नोलॉजी है और जो उसकी रॉकेट और न्यूक्लियर वाली जो फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे कहते हैं चाइनीज़ साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस भी काम कर रहे थे। तो चाइना का तो इसमें बहुत बड़ा हाथ था, और इसीलिए अभी ट्रंप ने जो था बोला था कि अगर चाइना ये कर रहा है तो उसको ये बहुत भारी पड़ेगा। उसके एकदम बाद ट्रंप ने बोला कि मेरी चाइना से बात कर ली है, वो कोई हथियार या सपोर्ट अभी ईरान को नहीं देगा। ये अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए एक और मैसेज था कि अभी वहाँ से तेरा जो पाइपलाइन था सप्लाई का, सपोर्ट का, वो बंद हो रहा है, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में जैसा आपने बताया एक के पास ऑयल का कंट्रोल आ रहा है तो दूसरे के पास रेयर अर्थ का कंट्रोल आ रहा है। और दोनों की ये लड़ाई में एक्चुअली स्पीकिंग दोनों का जो बायर और सेलर रिलेशनशिप है अमेरिका और चाइना का, वो डगमगोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों को बहुत भारी नुकसान होगा। माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है अब सर। एक शॉर्ट रिएक्शन माथुर सर आपसे चाहती हूँ, मुश्किल से 30 से 50 सेकंड का वक्त मेरे पास है। आप चाइना का रोल किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना एक अदृश्य हाथ की तरह से इस पूरी पहले दौर की बातचीत में पूरी तरह से शामिल था। चाइना के दबाव की वजह से ईरान वहां पहुंचा था। चाइना अभी भी शामिल है। उसकी मैं वजह बताता हूं। एक तो चाइना को आर्थिक रूप से इस ब्लॉकेड की वजह से नुकसान हो रहा है। ब्लॉकेड चाहे कोई भी करे, ईरान करे या कोई भी करे, उससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले भी कि 150 वेसल्स यहां से निकलते थे, अब सिर्फ 6 से 7 निकल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना एक रोल पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में ईरान में देख रहा है, जिसकी वजह से वो ईरान को रिकंस्ट्रक्ट करने के बहाने से अपनी प्रेजेंस और अपना इन्फ्लुएंस जो है इस पश्चिम एशिया क्षेत्र में बढ़ाए, जिसको कि अमेरिका नहीं चाहेगा वो इस प्रकार का हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चाइना का रोल अपने आप को दिख रहा है, ताकि वो इस साधन संपन्न क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। ठीक कहा सर आपने। कुल मिलाकर नुकसान तो चाइना का भी हो सकता भी है और हो भी रहा है, कह सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो युद्ध भूमि पर हमारी लगातार कवरेज जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 21 अप्रैल से पहले तक कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष निकल पाता है या नहीं।